हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। साधारण भाषा में अक्सर आप लोग समाचारों में, अखबारों में, बोलचाल की भाषा में जिसे दल बदलू भी कहते हैं। कौन दल बदलू है, कौन दल बदलू नहीं है, किस पार्टी को किधर जाना चाहिए, किसे समर्थन देना चाहिए, किससे समर्थन वापस लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो जिन देशों में लोकतंत्र होता है, चीन में नहीं, नॉर्थ कोरिया में नहीं, तो जिन देशों में लोकतंत्र होता है उसकी एक अनिवार्य शर्त होती है कि वहां पे चुनाव होता है, निर्धारित समय पर चुनाव होता है। जैसे पंचायतों का चुनाव 5 सालों में, राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों में, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो चुनाव होता है। चुनाव में वही व्यक्ति जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। संसदीय व्यवस्था में इस थ्योरी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। हिंदी में कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही चुनाव जीतेगा। चुनाव जीतने के बाद आपने और हमने पिछले कई सालों से देखा होगा, लोग अपनी पार्टी छोड़ के सत्ता की लालच में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हालांकि इस घटना को वो सैद्धांतिक रूप में कहा करते हैं सिद्धांतों की राजनीति, निष्ठाओं का बदलना। आप और हम सब जानते हैं हकीकत क्या है, केवल पद की लालसा ज्यादातर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पार्टी से चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ के बी में चला जाता है। तो क्या यह कानूनी रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है? 1985 तक जब यह कानून बना, दल बदल कानून, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून के बनने से पहले यह अनैतिक जरूर था लेकिन गैर कानूनी नहीं। आया राम गया राम की ऐसी कई घटनाएं होती थी। ज्यादातर ये घटनाएं जोर तब पकड़ी जब 1967 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी कुछ कमजोर हुई और कुछ क्षेत्रीय दल गठबंधन करके सरकार बनाने लगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी थोड़ा सा असहज हो गई। राजनैतिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न हुई। सरकारें 6 महीना 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाती थी, कुछ लोगों की व्यक्तिगत लालसाओं के कारण। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुशासन, गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए भारतीय संसद में यह कानून लाया। यह विधेयक कहलाया दल बदल कानून 1985। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। दल बदल कानून भारतीय संसद से पारित हुआ 15 फरवरी 1985। पारित हुआ, संसद से पारित हुआ। अब बात आती है ये लागू किस दिन से हुआ, प्रभावी किस दिन से हुआ? 1 मार्च 1985 से यह कानून प्रभावी हो गया। जब दल बदल कानून बना तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में इसे शामिल करने के लिए एक संशोधन किया गया जिसे कहते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। यह दल बदल कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। तो ये फैक्ट है। अब देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा एक और बड़ी घटना हुई। राजनैतिक दलों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राजनैतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी
जो चुनाव लड़ते हैं, राजनैतिक दलों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। 52वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? दल बदल कानून। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 52वें। दल बदल कानून के लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई? 10वीं अनुसूची। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। 1985 में जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें बहुत सी कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन किया। इसका नाम किस सन में हुआ था? 2003। 91वां संविधान संशोधन हुआ, जो दिसंबर 2003 में भारतीय संसद से पारित हुआ और 6 अप्रैल 2004 से प्रभावी हो गया। यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। अब हम ये देखेंगे कि 1985 में जो दल बदल निरोधक कानून बना था, उसमें क्या बातें थी और वो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा। देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किसी पार्टी से लड़ता है। पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, मूल्य होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, किसी समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होती है और उनके अपने नैतिक मूल्य होते हैं। वो इन्हीं मूल्यों को समाज के सामने रखती हैं, जिसके दम पर जनता उन्हें जनादेश देती है और वो व्यक्ति चुनाव जीतकर आता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी पार्टी से चुनाव जीता हुआ व्यक्ति उस पार्टी को छोड़ता है तो उस पर भी कुछ नियम लागू होने चाहिए। क्या वो उस पार्टी में रहने लायक है या नहीं? तो चलिए देखते हैं। 1985 में जब दल बदल कानून बना था तो कोई व्यक्ति पार्टी छोड़े, उसे कैसे पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि पार्टी से आप तभी निकाल सकते हैं जब उसके ऊपर धब्बा लगना चाहिए कि यह दल बदलू है। तो दल बदलू के नियम क्या है और सिद्धांत क्या है, ये 1985 में संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने जनता के समक्ष रखा था। दल बदलू उसे कहा जाएगा, पहला नंबर, दल बदलू उसे कहा जाएगा जैसे मान लीजिए कोई आदमी चुनाव जीतता है। मान लीजिए राकेश ए पार्टी से चुनाव जीता, कुछ दिनों बाद राकेश ए पार्टी से इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है। तो राकेश को क्या नाम दिया जाएगा? दल बदलू। और इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब ये मतदान में भाग नहीं ले सकता, इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि कोई एमएलए किसी पार्टी से चुनाव जीतकर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो उसे दल बदलू माना जाएगा, क्योंकि उसने जनादेश का उल्लंघन किया है। दूसरी शर्त क्या है? कैसे किसी को दल बदलू माना जाएगा? अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है और 15 दिन के अंदर पार्टी उसे माफ नहीं करती है तो उसे दल बदलू कहा जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत ये एक अलग टॉपिक है, फिर भी यहां मैं बहुत संक्षेप में समझा देता हूं। व्हिप, व्हिप का मतलब हिंदी में बोलते हैं सचेतक। अब इनका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है पार्टी का आदेश। जैसे मान लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से कुल कितने लोग लोकसभा सदस्य के लिए चुने गए हैं? 10। तो ये 10 लोग लोकसभा में जाके बैठेंगे। इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का क्या बनेगा? सचेतक, यानी व्हिप बनेगा। जब किसी विधेयक पर मतदान करना है कि नहीं करना है, यस करना है कि नो करना है, कि बाइकाट करना है, यह सचेतक अपने सदस्यों को बताएगा कि हमारी पार्टी चाहती है कि इस विधेयक पे सरकार का साथ दिया जाए। यानी मतदान के समय आपको कौन सा बटन दबाना है? यस। और मतदान के समय कोई व्यक्ति नो वाला बटन दबाता है तो इसका मतलब वो अपने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहा है। ऐसी दशा में अगर पार्टी उसे नोटिस जारी करती है और वो माफी नहीं मांगता है तो 15 दिन बाद पार्टी उसे अपने यहां से निकाल सकती है। उसकी पार्टी से, लोकसभा से, विधानसभा से, जिस भी सदन का वो सदस्य है, उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये 2 नियम हो गए। अब आते हैं तीसरा नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नियम को 2003 में संशोधित किया गया। तीसरा नियम क्या कहता है? दल बदलू के लिए किसे दल बदलू माना जाएगा? यह कहता है कि यदि पार्टी में विभाजन हो जाए, यानी पार्टी स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो पार्टी के टूटने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है और उसमें सदस्य कितने हैं? 30। और 30 में से 2 लोग, 3 लोग, 1 आदमी या 8 आदमी या 9 आदमी पार्टी को छोड़कर, यानी उस पार्टी का चुनाव हुआ और वो पार्टी लोकसभा या विधानसभा में कितने सीट निकाली? 30। और इस 30 में से 9, 2, 3, 1, 8 लोग अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो इन्हें दल बदलू माना जाएगा और इनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 1985 का दल बदल कानून कहता क्या है? ये देखिए, कहता है कि यदि किसी पार्टी से 1/3, 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं और अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसको लेकर राजनीतिक दलों में बड़ा असंतोष था कि भाई पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की विचारधारा पर अगर आप चुनाव जीत कर आए हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए अगर आप पार्टी बदलते हैं। जैसे समझिए, यह नियम क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी में 30 लोग हैं, 30 एमएलए या 30 लोकसभा सदस्य, और 30 में से 1/3, 30 का 1/3 कितना होगा? 10 लोग पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी अगर बनाए तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। इसी कमी को आगे चलकर 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा इस कमी को दूर किया गया। अब देखिए 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है? अब जो तीसरा नियम था 1985 के अधिनियम में, उसी में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया
कि अगर किसी पार्टी से 2/3, याद रखिएगा 1985 में 1/3 था, 91वां में क्या कर दिया गया, 2/3। यदि किसी पार्टी से 2/3 सदस्य अलग होकर अपनी कोई पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में विलय होता है, मर्ज होता है, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यह एक कमी थी जिसे दूर किया गया। अब आइए आगे देखते हैं। इसी संविधान संशोधन में सेक्शन 7 में साफ साफ ये नियम बनाया गया कि कोई सदस्य एमएलए हो या एमपी हो, मान लीजिए वो लोकसभा का सदस्य है, तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी कि नहीं, ये अंतिम निर्णय कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी चेयरमैन जिसे आप कहते हैं। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति, विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद का विधानसभा का सभापति, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसी को लेके सबसे ज्यादा बवाल हुआ था कि पीठासीन अधिकारी, परंपरानुसार पीठासीन अधिकारी लोकसभा में सत्ता पक्ष का होता है और विधानसभा में सत्ता पक्ष का होता है। तो जब यह निर्णय करेगा तो जाहिर सी बात है ये अपनी पार्टी के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा। यही एमपी में भी हुआ, यही कर्नाटक में भी हुआ, यही हरियाणा में भी हुआ, यही राजस्थान में भी, यही महाराष्ट्र में भी। एक तो यह नियम बनाया गया, दूसरा इस संविधान संशोधन में यह भी कहा गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि यहां पे न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लागू नहीं होता, एक तरीके से न्यायालय के हाथ बांध देना। शायद इसी कारण न जाने कितने केस इन मुद्दों को लेके, सदस्यता को लेके न जाने कितने केस भारत के 24 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस पे एक ऐतिहासिक निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसी दल बदल कानून के सेक्शन 7 एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योटो होलोहन बनाम यानी वर्सेस जयचिल्लू सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था और इस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, महामहिम सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए दल बदल कानून के सेक्शन 7 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यानी पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो यह दल बदल कानून था। आगे देखिए ताले चाहे जितने बना लीजिए, लेकिन लोग चाबी उसके पहले बना लेते हैं। यानी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाता है, और समाधान है तो उसकी समस्या उत्पन्न होगी, जब समस्या फिर समाधान, यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कुछ लोग जो संविधान के विशेषज्ञ, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो कि अपने अपने लोकसभा सदस्यों के, मंत्रियों के, सांसदों के कानूनी सलाहकार भी हैं, तो वो संविधान के उन बिंदुओं पे जहां संविधान मौन है उसका फायदा उठाते हैं।
अब सरकार बनाने के लिए, हालांकि हमारे संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत आपके साथ हो। कभी आप संविधान पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि सरकार के खिलाफ, यानी सरकार के विपक्ष में बहुमत नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में विधायक कितने हैं? 60। तो 60 का बहुमत, बहुमत का मतलब यहां साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। तो 60 का 50% कितना है? 30 प्लस 1 इक्वल टू 30। यानी यह बहुमत है। जाहिर सी बात है, शेष कितना बचेगा? 29। तो जिसके पास बहुमत होगी उसी की सरकार बनेगी। अब मान लीजिए आपके पास बहुमत नहीं है और फिर भी आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो उसका भी तरीका है। 2-2 सीट पे लोग सरकार बना लिए हैं। तरीका क्या है? मान लीजिए 60 सीटों में से आपके पास कितने हैं? एक पार्टी है ए और उसके पास कितने विधायक हैं? 25। और दूसरी पार्टी है बी और बी के पास कितने विधायक हैं? मान लीजिए 30। यानी इसके पास ज्यादा है। अब सरकार अगर ए को बनाना है तो कोशिश यह होनी चाहिए कि जब सदन में मतदान हो तो इसके खिलाफ 26 वोट ना पड़े। यानी ये अपना 25 बचा के रखे सरकार बनाने के लिए, इसमें से ना छटके। ये जो 30 है, इन्हीं में से कुछ सदस्य, कितने सदस्य? कम से कम 6। तो जब 30 में से 6 विधायकों को खरीद लिया जाएगा या उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाए, तो 30 में से जब 6 लोग इस्तीफा दे देंगे तो बचेंगे कितने? 24। अब देखिए बहुमत इधर आ गया, अब ये सरकार बना सकते हैं। वो 6 विधायक जो बी पार्टी से चुनाव जीत के आए थे, वो अगर इन्हें छोड़ के यहां आते तो भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। अब इन्हें क्या लालच दिया गया? आपको बना देंगे मंत्री। कुछ लोगों को तो लालच दे दिया जाता, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। अब इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जिस सीट से ये चुनाव जीत के आए थे वो सीट चुनाव आयोग रिक्त कर देता है। यानी 6 महीने के अंदर पुनः उस पर चुनाव होगा, जिसे बाईपोल इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव। और फिर ये 6 इस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, ज्यादातर जीत भी जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये था दल बदल कानून। अब अगला टॉपिक है आपका वामपंथ एवं दक्षिण पंथ। कभी कभी इसे वामपंथी और दक्षिणपंथी कहा जाता है। वामपंथी, इन्हें इंग्लिश में लेफ्टिस्ट बोलते हैं और इन्हें राइटिस्ट बोलते हैं। कभी कभी आप ऐसे भी बोल सकते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग। ये दुनिया के लगभग सभी देशों में है। तो बच्चों में इन सब शब्दों को लेके थोड़ी सी उलझन होती है कि ये हैं क्या। आप ऐसे समझिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। एक देश है फ्रांस। फ्रांस में एक फिलोसफर होता था जिसका नाम था रूसो। इसने दुनिया को बदलने की बड़ी कोशिश की। याद होगा आपको, मैंने इसे फ्रांसीसी क्रांति में बताया था। रूसो बड़े गरीब घर में जन्मा था। रूसो अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसे समाज की बात करता है जहां पे कोई अमीर ना हो। तो जब अमीर नहीं होंगे तो सब गरीब भी नहीं होंगे, सब एक बराबर होंगे। इसे समता मूलक समाज कहा जाता है। कभी कभी इसे कम्युनिस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, साम्यवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो साम्यवादी शब्द की शुरुआत एक तरीके से रूसो, हालांकि रूसो ने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया,
लेकिन एक विचारधारा छेड़ी, आगे चल के लोगों ने इसे लपका, अपना मसीहा माना रूसों। तो फ्रांस के रूसों ने एक साम्यवादी विचारधारा थी। रूसों के बाद फ्रांस में क्रांति होती है। रूसों का मानना था ये पुलिस, ये प्रशासन, ये सेना, ये जेल, ये राजा सब गरीबों के शोषण के लिए हैं। बस ये एक मशीनरी है जो केवल अमीरों को फायदा पहुंचाती। ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, समाज सुचारू रूप से चले, ये सारी मशीनरी केवल गरीबों का शोषण करने के लिए बनाई गई थी। रूसो तो मर गया। रूसो के मरने के बाद मैंने आपको बताया था 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, लुई 16वां। क्रांति के बाद समाज के सभी वर्ग, अमीर गरीब, इकट्ठा हुए और देश के लिए एक संविधान बनाना चाहते थे। तो जब संविधान बन रहा था, ये एक बड़ी रोचक घटना, इसको बहुत सिद्धांतों से जोड़ने की जरूरत नहीं। राजा लुई 16वां ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, जिसे आज के तारीख में आप संविधान सभा या हमारी पार्लियामेंट समझ सकते हैं, उसकी बैठक बुलाई। तो चूंकि फ्रांस यूरोप में स्थित है, ठंडे क्षेत्रों में आता है, तो आज से 200 साल पहले वहां इतना नहाने वहाने की प्रथा नहीं थी। तो गरीब न नहाते थे, न साबुन लगाते थे, अमीर साबुन भी लगाते थे, परफ्यूम भी लगाते थे। अब मान लीजिए लोकसभा की बैठक बुलाई गई, तो लुई 16वां पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठता, जहां पे अध्यक्ष की कुर्सी रहती है। अध्यक्ष की कुर्सी के लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ पे उन लोगों को बैठाया गया जो गरीब तबके के प्रतिनिधि थे, मजदूरों के, किसानों के प्रतिनिधि थे, उन्हें इधर बैठाया गया। और जो पूंजीपति वर्ग से आते थे, लॉर्ड, जमींदार, उन्हें राइट साइड बैठाया गया। तो ये दक्षिणपंथी हो गए। जो अमीरों के प्रतिनिधि थे, पूंजीवादियों के प्रतिनिधि थे, वो इधर थे। गरीबों के प्रतिनिधि लेफ्ट में बैठे। इन्हीं को वामपंथ कहा जाता है, इन्हीं को लेफ्टिस्ट कहा जाता है। जब संविधान बनने लगा तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, लेफ्ट फ्रंट के, उनका मानना था कि समाज में तेजी से परिवर्तन होने चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए, पुलिस, प्रशासन, सेना सबको समाप्त कर देना चाहिए, पूंजीपतियों से उनकी संपत्ति छीन लेनी चाहिए। बड़ा क्रांतिकारी विचार था। दक्षिणपंथी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो एक बारीक सा अंतर यह है, यह है दक्षिणपंथी, वामपंथी। अब दक्षिणपंथी और वामपंथी के सिद्धांत वो भारत में भी है, ऐसी बात नहीं। भारत में भी वामपंथ है, दक्षिणपंथ है। अब देखिए, इन दोनों पार्टियों में या विचारधाराओं में मूलभूत अंतर, बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर तो हम आते हैं वामपंथ। ये क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं, यानी जब बड़ा बदलाव होगा तो हिंसा होगी, खून खराबा होगा, इसके लिए ये तैयार है। ये शोषण विहीन समाज की बात करते हैं। शोषण विहीन समाज, एक ऐसा समाज जिसमें गरीबों का शोषण करने वाली संस्थाएं ना हो, पुलिस, प्रशासन, सेना, पूंजीपति ना। इनमें एक विशेषता है समता मूलक समाज। समता मूलक समाज की स्थापना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे गांव में 10 परिवार रहता है, किसी के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 1 बीघा है, और जो जमींदार है उसके पास 100 बीघा है। तो जिसके पास बिल्कुल नहीं, उसके पास खाने का नहीं है, जिसके पास 100 बीघा है
वो इन पर अपना शासन हुकूमत बनाए रखता है। तो समता मूलक समाज का होता है कि 10 परिवारों की संपत्ति को जोड़ लिया जाए और उसे 10 भागों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इसका मतलब अब ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। तो ये समता मूलक समाज है। तो ये वामपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा का मतलब है कि समाज में अगर कोई पूंजीपति है तो उसके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाइए। यानी वो 100 रुपया कमाता है तो 90 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, 90% उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए। ये इनकी विचारधारा है। अब दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा कभी कभी इन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ये क्रांतिकारी परिवर्तनों में भरोसा नहीं करते, यानी परिवर्तन होना चाहिए लेकिन क्रांतिकारी नहीं, हिंसा की बदौलत नहीं। परिवर्तन ऐसा हो जिसमें समाज की परंपराएं, मूल्यों, संस्थाओं का सम्मान हो और उन्हें भी बचाकर रखा जाए। उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल नहीं कहते कि अमीरों के ऊपर टैक्स ना लगे, लेकिन इतना ना लगे कि वो दूसरा उद्योग स्थापित ना कर पाए, क्योंकि ये समाज का हिस्सा है। अमीरी और गरीबी ये समाज का हिस्सा है और इसे स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही समाज का चरित्र है। दक्षिणपंथियों की एक बड़ी विशेषता है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं। राज्य उन पे बहुत ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल होना चाहिए। अब देखिए, ये जो विचारधारा है वामपंथी विचारधारा, ये किताबों में बड़ी अच्छी लगती है, सिद्धांतों में बहुत अच्छी लगती है, पर जब इसका प्रैक्टिकल हुआ, पहला प्रैक्टिकल इसका रूस में हुआ, रूस को सोवियत संघ बनाया गया, फिर चीन में हुआ, नॉर्थ कोरिया में हुआ। सच्चाई यह है कि विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है, कहते तो हैं सब अपने आप को साम्यवादी, पर सच्चे अर्थों में कहीं साम्यवाद नहीं, कहीं वामपंथ नहीं है। चीन ने भी अपने आप को पूंजीवादी रूप में परिवर्तित कर लिया। रूस तो 1990 में ही त्याग दिया। तो समाजवादी सिद्धांत होना अलग बात है, कथनी और करनी में अंतर होना अलग बात है। समाज में समता स्थापित करना किताबों में बड़ा अच्छा लगता है। यह विचारधारा वामपंथ आज से 100 साल पहले बड़ी लोकप्रिय हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे चिंतक इस बारे में बहुत सोचे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला टॉपिक होगा नागरिकता। वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बड़े विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। और अब जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ये सभी एग्जामों में कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों में फायदा करेगा आपको। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।